जिंदगी। मैं हूं प्रीति सिंह। जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते, वो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार को ना करें, बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। और धैर्य के गुण को आत्मसात करने के लिए योग से बेहतर और क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं योग की पाठशाला। क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं? आजकल हर दूसरे व्यक्ति के साथ ये समस्या है कि उन्हें बिना कुछ खास काम किए भी लेथार्जिक महसूस होता है। इसीलिए अपनाइए योग, जिससे शरीर की थकान तो दूर होती ही है, हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। तो आइए हमारे साथ मिलकर कीजिए योग। और योगासनों के बारे में हर बारीकी को समझाने के लिए हमारे साथ है योग थेरेपिस्ट ललित मदान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। धन्यवाद प्रभु। साथ ही योगासनों को कैसे सही ढंग से करना है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं मानवी। शुक्रिया मानवी। तो ललित जी, आज कौन से आसन हम करने वाले हैं? पिछले अंक में हमने देखा कि पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की शुरुआत आपने करवाई है जी। आज क्या करेंगे? आज भी हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों की श्रृंखला को जहां छोड़ा था उससे आगे लेके चलेंगे। जैसा हमने पिछले अंक में कहा था कि धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमने लास्ट आसन सेतुबंध आसन किया था मित्रों, यदि याद हो तो। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसे विपरीत करनी आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, कर्णपीड़ आसन। इस प्रकार के कुछ आसनों को आज के लिए आपके लिए चयन किया है। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं सावधानियों के साथ, और इन अभ्यासों को करके अपने शरीर को निरोगी काया का स्वरूप प्रदान करेंगे। जी, आइए शुरू करते हैं। तो अपने स्थान पर लेट जाएं। यहाँ सावधानियाँ पुनः मैं दोहरा दूँ कि जिनको कमर से संबंधित विकार है, जिनको अल्सर हर्निया संबंधित विकार है, तो वो इन अभ्यासों के सरल स्वरूप को करें। आज के वाले अभ्यासों में तो बहुत सारी सावधानियां हैं। विपरीत करनी हर किसी के लिए है भी नहीं। जिनको लगता है गर्दन में बहुत दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ना करें। अतिरिक्त वसा वाले व्यक्ति या मोटापा ज़्यादा है, वजन ज़्यादा होने के कारण शरीर को 90 डिग्री तक अर्धहलासन तक लाना ही संभव नहीं है, तो आप विपरीत करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं हर आसन दूसरे आसन की तैयारी है, अगले आसन की तैयारी है। एक आसन आप 90 डिग्री तक अर्धहलासन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप कर पाते हैं तो आप पात्र हैं अगले आसन के लिए। यदि आप अर्धहलासन को ही नहीं साध पा रहे हैं तो आप विपरीत करने के लिए पात्र नहीं हैं। कर तो लेंगे, झटके के साथ लोग उठा लेते हैं पैर, हल आसन में भी ले जाते हैं, परंतु वो पात्रता नहीं है। पात्रता बनाई जाती है। आसनों में भी ऐसे ही अपने आप को साधा जाता है। जब आसन सधने शुरू हो जाते हैं, आसन के ऊपर अभ्यास हो जाता है, पकड़ आ जाती है, तब आप कहीं ना कहीं तैयार होते हैं अगले आसनों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलैक्सेशन के साथ। पैरों में कुछ इंच की दूरी, हाथों को जंघाओं से कुछ इंच के अंतर पर रखते हुए क्षण भर का विश्राम। आंखों को शिथिल करें, रिलैक्स करें। एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें। और अब यहाँ से तैयार हो अगले आसन के लिए, जो आज के अंक का पहला आसन है। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। मैं चाहूँगा जितने हमारे बंधु हैं, एक सावधानी, चाहे वो हमारे मित्र बंधु, भाई बंधु हैं या माताएं बहनें हैं, अपने वस्त्रों को ऐसा चयन करें जिससे वस्त्र ऊपर की ओर ना आ पाए। तो आप अपने टी शर्ट को टक कर लीजिए। यदि आपने टी शर्ट पहन रखी है तो टक योर टी शर्ट इनसाइड, सो दैट कैन बी ईजी फॉर यू वाइल डूइंग दिस प्रैक्टिसेस। होता क्या है कि जब हम ऐसे विपरीत करनी आसन, सर्वांग आसन या हल आसन जैसे अभ्यास कर रहे हैं, तो इनमें बैलेंस का इशू आ सकता है। जब टी शर्ट एकदम से आपके चेहरे की ओर आती है, एकदम से संतुलन बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं आप असहज हो जाते हैं। तो कपड़ों का चयन, वस्त्रों का चयन, कपड़ों को किस तरीके से अभ्यास में प्रयोग में लाना है, बहुत मुख्य सावधानी है, बहुत मुख्य बिंदु है। क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हम अक्सर साझा करते हैं, उनको सावधानी के साथ करके आप अपने योग को और साध सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के साथ रखें। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री कोण पर, फिर 90 डिग्री कोण तक, और अब धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर ले जाएं, अपने माथे के सामने उठाने की कोशिश। अब इसके बाद अपनी कमर के नीचे सपोर्ट दें। यहाँ अपनी कोहनियों को हल्का सा अंदर करें। कोहनियों को अंदर करने के बाद अब धीरे धीरे पंजे को जांचें, पैर की उंगलियां शिथिल है या नहीं। घुटने सीधे करिए मानवी जी। थोड़ा सा पैरों के पंजों को अपने आंखों की सीध में लाइए। यह स्थिति विपरीत करनी आसन है। विपरीत करनी आसन की सावधानी
थोड़ा सा पैर पीछे लाइए प्रीति जी, हिप को पीछे डाउन करें, थोड़ा सा लोअर बैक को डाउन करें, एक वी शेप। आपके पैर के अंगूठे आपकी आई बॉल की सीध में आने चाहिए मित्रों। तो इस प्रकार यदि आप कर पाते हैं तो आप विपरीत करनी आसन को ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ आसन की बात करें, मुद्रा भी है विपरीत करनी मुद्रा। यदि मुद्राओं के विषय पे आएंगे तो एक बहुत गहरी साइंस है, उसके ऊपर भी चर्चा आगे आने वाले अंकों में हो सकता है हम आपके साथ साझा करें। तो विपरीत करनी आसन देख पा रहे हैं, रिवर्स ब्लड फ्लो। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर्वांग आसन और विपरीत करनी कहीं ना कहीं तैयारी है सर्वांग आसन के लिए। आप इसमें लगभग वी शेप बनती है, देख पा रहे हैं मानवी जी का। घुटना सीधा करने की कोशिश करें थोड़ा और। यस, क्वेश्चन यहाँ पे शिथिल हो जाए सामान्य श्वास के साथ। और सांस के आने जाने पर अब जिनके शरीर में कहीं ना कहीं वसा ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, अपनी सावधानी अपने शरीर को जांचते हुए करिएगा, झटके से मत उठाइएगा, क्योंकि ये कोई कहीं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है आपको योग अपने लिए करना है। अब धीरे धीरे वापस आएँ, हाथों को जंघाओं के पास रखें, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। देख पा रहे हैं कितना सहजता के साथ वापस आना है। गर्दन नहीं उठानी है, वापस आते झटके से नहीं आना है। चाहे आप कम करें, नहीं हो पाता है तो अर्ध हलासन को साधिए। जिस दिन वो लगेगा कि आपके पेट की मांसपेशियों में मजबूती आ गई, आप कर पा रहे हैं, तब आप विपरीत करने के लिए और बढ़ें। आने के बाद क्या बदलाव आया है, सांस कैसी हो गई है, उसकी जानकारी जब ये आप सब अनुभव करना सीखते हैं, तब आप अपने शरीर को और बारीकियों से समझते हैं। तब आप समझ पाते हैं कि मैं कहाँ तक के लिए तैयार हूँ, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगले आसन की ओर, जिसको कहते हैं सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। ये सब टॉपसी टर्वी पोस्चर्स हैं, इन्हें इन्वर्टेड पोज भी कहते हैं। मैंने जैसे पिछले एपिसोड में भी कहा था कि रिवर्स ब्लड फ्लो के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। यदि आप इनका अभ्यास रोज़ाना करते हैं, इनमें से किसी भी एक आसन का चयन कर सकते हैं अपने प्रोटोकॉल में, तो ये आपको कहीं ना कहीं हृदय संबंधित विकार में लाभकारी है। जिनको हार्ट का कोई इशू है वो थोड़ा सावधानी से करें। बाकी आप सामान्य व्यक्ति अगर रोज़ाना इसका अभ्यास करते हैं तो अपनी कार्डिक मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। रिवर्स ब्लड फ्लो होने के कारण विपरीत करनी या सर्वांग आसन या हल आसन, पैरों से संबंधित विकार नहीं होंगे। किस प्रकार करना है सर्वांग आसन सीखते हैं। पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास लाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पहले 90 डिग्री। अब यहाँ पे हाथों पे दबाव दें और धीरे से पैरों को पीछे की तरफ पुश करके ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। हम दोबारा इसको बहुत बारीकियों से समझाने की कोशिश करेंगे। मानवी जी एक बार नीचे आइए, आराम से। प्रीति जी ने तो साथ लिया, हाँ, कोहनी अंदर करें प्रीति जी। अब एक बार देखें मानवी जी को, सहज हो जाए। अब सांस भरते मानवी जी दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएं, पहले पूर्ण रूप से इनके ऊपर दिखाने की कोशिश करें। अब हाथों पर दबाव दें, पैरों को पहले थोड़ा पीछे ले जाएं, अब उठाने की कोशिश करें। यहाँ कोर स्ट्रेंथ कितनी लगती है और कमर को सपोर्ट दे दें, चेहरा सहज। अब धीरे धीरे एडजस्ट योर एल्बोज, एडजस्ट योर पाम्स so that you can try to make a straight line, draw a straight line from the shoulder to ankle। यहाँ जितना आपके लिए संभव हो उतना सीधा करने की कोशिश करें। यह है सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन से लगभग हम शीर्षासन जितने लाभ ले सकते हैं। जिनके लिए शीर्षासन कहीं ना कहीं सपना है कि सिर के बल खड़े होना है और बहुत ज़्यादा लाभ लेने हैं, जिसे किंग ऑफ द आसन भी कहा जाता है मित्रों, तो यदि वो संभव नहीं है तो आप सर्वांग आसन के लिए पहले तैयारी करें, पात्र बने इसके लिए। क्वेश्चन यहाँ पे स्थिर हो जाएं, हल्का सा और पुश करने की कोशिश करें। एडजस्ट योर एल्बोज, पेट और सीने के बीच में दोस्ती मत होने दीजिए, इनके बीच में एक अच्छा अंतर बनाएं। यस, वेरी गुड। और पुश हल्का सा जितना संभव है, झटके से नहीं। आज इतना काफ़ी है प्रीति, पहली बार में आप इतना कर पाए, अच्छी बात है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आने के लिए पहले पैरों को पीछे ले जाएं, घुटना मोड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएँ, अपनी नितंब हथेलियाँ और आराम से जंघाओं को पैरों को वापस लें। आने के बाद सांस कैसी हो गई, शरीर में किस प्रकार की संवेदनाएं हैं, ये जानकारी प्राप्त करें। जब आप इन सब के साथ जुड़ेंगे, आप पाएंगे कि हाँ, मैंने क्षमता से ज़्यादा तो नहीं किया, कहीं अनवांटेड प्रेशर तो नहीं आ गया। नेक्स्ट टाइम मुझे किस बातों का ध्यान देना होगा, क्योंकि आप हर बार अपने आप कर रहे हैं। भीतर का गुरु, जिसको हम कहते हैं भीतर का गुरु जगाना है, वो भीतर के गुरु कौन है? आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको बताएगी कि आप कहाँ तक कर पा रहे हैं, कहाँ आपको प्रेशर आ रहा है। झटके के साथ कर लिया, पूरा पैर पीछे ले गए। अक्सर हम लोगों को देखते हैं हलासन, हाँ ये मेरे से हो जाता है, और पैर पीछे ले जाके तब एकदम से कमर में कहीं अनवांटेड प्रेशर आता है और कमर से संबंधित विकार शुरू हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं उस आसन की ओर जो कहीं ना कहीं देखने में बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है, बहुत सुंदर उसके लाभ हैं, करना उतना ही सुंदर तरीके से है। कैसे करना है
आइए सीखते हैं। हलासन, हमने अर्ध हलासन किया था, हलासन की पूर्व तैयारी। हलासन पूर्ण स्थिति है। कैसी स्थिति? एक हलनुमा आकृति हमारे शरीर की बनेगी। तो उसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। यदि गर्दन से संबंधित विकार है मित्रों, तो आपको हलासन नहीं करना है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। अब धीरे धीरे पैरों के पंजों को पीछे की ओर ले जाएं। कमर को सपोर्ट देना शुरू करें। जब कमर आपकी ज़मीन से उठ जाए तभी उसी क्षण अपनी कोहनियों को मोड़ के हथेलियों को पकड़ लीजिए। विधि जी अभी सपोर्ट रखिए, मानवी जी हाथ का कमर का सपोर्ट रखें। जी, अब आपने पैरों के पंजों को ज़मीन पर लाने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि आपके पैर के पंजे ज़मीन पर लग गए हैं, आप सहज हैं, तब आप धीरे धीरे हाथों को हटा सकते हैं, कमर से हटा के ज़मीन पे रख सकते हैं। अन्यथा शुरुआत में आपको कमर को सपोर्ट दे के रखना है। एक बार मान लीजिए कमर को सपोर्ट दे के दर्शकों को दिखा दीजिए, यहीं रखिए जी। एल्बोज अंदर करें। इस प्रकार मित्रों आपको सपोर्ट बनाए रखना है। चाहे थोड़े पैर ऊपर रखें, मान लीजिए थोड़े से पैर ऊपर कर लीजिए, उठा लीजिए हवा ज़मीन पे, ज़मीन से ऊपर उठा लीजिए जी। शुरुआत में आप इतना करिए, थोड़ा और ऊपर लें मित्रों, यहाँ तक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पात्र बनते जाएं। जरूरी नहीं आज ही झटके से नीचे लेके आना है। सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, धीरे धीरे हर श्वास प्रश्वास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करती है धीरे धीरे वो अनुभव कराएं साधकों को। हर सांस के साथ धीरे धीरे नीचे आते जाएं मानवी जी, और कमर को पुश करते जाएं, कमर सीधी हो जाए। तो ये हलासन की स्थिति है जी। अब धीरे धीरे वापस आना शुरू करें। हाथों को कमर पर रखें, सपोर्ट दें। धीरे धीरे लगभग यहाँ पैर ऊपर ले जाएं। अब ज़मीन के पास नितंब ले आएँ। एक एक पैर भी ला सकते हैं विधि जी, यस, आराम से। अब यहाँ से आने के बाद आप हाथों को जंघाओं के पास रखें। यह स्थिति विश्राम की स्थिति है। क्षण भर के लिए पैरों को खोलें, हाथों को खोलें, कंधों को ढीला करें। गर्दन के आसपास, सीने के आसपास किस प्रकार का बदलाव आ रहा है? हलासन, हलनुमा आकृति। यह आसन कहीं ना कहीं आप पाएंगे, इसमें एक डायरेक्ट प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। जिनको थायराइड से संबंधित विकार है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। ये विपरीत करनी आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, इस सब श्रृंखला के आसन आप थायराइड ग्लैंड वाले व्यक्ति विशेष के लिए, दोनों के लिए अब जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो भी लाभकारी है। साथ ही साथ वो कानों से संबंधित विकार के लिए भी लाभकारी है। उसके नाम में ही हमें ज्ञात होता है कर्णपीड़ आसन। किस प्रकार करना है, अगर आप सहज हुए प्रीति जी उतना ही करिएगा। सो रेडी फॉर दैट। हमें ध्यान देना है मित्रों, क्या करना है कि जब हम आसन कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को भी देखना है कि बहुत शांतमय होना चाहिए, बहुत शोर शराबा ना हो। आसपास करने वाली जगह बहुत शुद्ध होनी चाहिए। वो हमने शुरू के एपिसोड से बताया था। करते वक्त जिस जगह आप कर रहे हैं वो आपकी जगह पे आप अपने आसन पर हों। ये छोटी छोटी बारीकियाँ यदि आप ध्यान देते हैं तो आप सजगता का स्तर आपका पता चलता है कि आप योग में उस क्षण उस अभ्यास के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब दोनों हाथ जंघाओं के पास, पैरों को मिलाएं जी। कर्णपीड़ आसन के लिए एक बार हल आसन तक आने के लिए तैयार हो जाए। यात्रा हल आसन के से होते हुए जाएगी। तो पहले उत्तान पादासन, अर्ध हलासन। अब विपरीत करने के लिए पैर उठाएं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर सर्वांग की तरफ उठाते हुए और हलासन की तरफ जाएं जितना संभव है। अब यहाँ पर जब अंगूठे स्पर्श करा दें आप, तो अब धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना शुरू है। कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, कमर को सपोर्ट रखें मानवी जी, कमर को पुश करके रखें, यस। अब धीरे धीरे घुटने मोड़िए और दोनों घुटनों को, पैरों को फैलाते हुए घुटनों को कानों के पास लें। हाँ, पंजे नीचे रखिए प्रभु, पंजे नीचे रखिए, बस यहाँ यहीं रुके। अभी सांस नाक से लें। अगर आपको लग रहा है किसी भी क्षण सांस लेने में असहजता है तो आप इतना ही रुके, पैरों में गैप कम करें मानवी जी। हाँ, अब धीरे से आप इतना ही रुकेंगे। प्रीति जी आप पहली बार कर रहे हैं, मित्रों आप पहली बार कर रहे हैं तो प्रीति जी इतना करिए, पैरों में थोड़ा सा गैप दे दीजिए प्रीति जी। अब मानवी जी आप हाथों से जंघाओं को पकड़ लीजिए और क्रॉस कर लीजिए। अब ये स्थिति कर्णपीड़ आसन है। ये हमारे आज के सत्र का जो हमने आखिरी आसन कहा, ये आसन है। देख सकते हैं किस प्रकार कानों पे पड़ने वाला दबाव, कानों पे संबंधित विकार के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। नहीं हो तो आप हलासन के लिए तैयारी करें। हलासन में नहीं होता सर्वांग साधिए, सर्वांग भी नहीं होता तो विपरीत करने को साधिए, उससे पूर्व अर्ध हलासन, यहाँ उत्तान पर। तो इस प्रकार धीरे धीरे जाना है। वापस आए, पैरों को सीधा कर दें, हलासन में आ जाएं पहले जी, जिस प्रकार गए उसी प्रकार वापस। अब धीरे धीरे पैरों को ले आएँ, गर्दन नहीं उठानी है, कमर को दबाएं जी, आराम से आराम से हाथों का सपोर्ट रख सकते हैं। वापस आ जाए क्षमता अनुसार जी। आने के बाद क्षण भर का विश्राम। अब हमने यहाँ पे जांचा किस प्रकार आसन करने हैं।
हमने कौन कौन से आसनों को यहाँ पे सीखा है, आप लोगों ने देखा है। सर्वप्रथम उत्तान पादासन, अर्धहलासन, फिर उसके बाद विपरीत करनी, सर्वांगासन, ये सब चीज़ें हमने आपके साथ साझा करी है। उसके बाद हलासन तक गए, कर्णपीडासन तक गए, बट आपने जांचा होगा कि इनके काउंटर पोज की बात हमने नहीं करी। काउंटर पोज किस प्रकार करना है, वो जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करें तो बैकवर्ड बेंडिंग करना ज़रूरी है। तो काउंटर क्या होगा, इसका एक काउंटर है जिसको हम सर्वांगासन के बाद भी कर सकते हैं, कर्णपीडासन के बाद भी कर सकते हैं, हलासन के बाद भी कर सकते हैं। यानी एक अभ्यास आप इन तीनों के अभ्यासों के बाद भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सरल मत्स्य आसन। वैसे तो पूर्ण रूप से मत्स्य आसन होना चाहिए, पर यहाँ हमारे जो अभ्यासी हैं हर कोई इतना परिपक्व नहीं है। तो मित्रों, आप पहले सरल मत्स्य आसन को करें, उसके भी कुछ अलग अलग वेरिएशन है। तो सरल मत्स्य आसन का सबसे सरल तरीका है, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को नितंब के नीचे सपोर्ट के लिए रख लीजिए, यहाँ जंघाओं के साथ रख लीजिए, हथेलियों का मुख नीचे की ओर, कोहनियाँ हल्की सी बाहर की ओर, पैर को मिलाएं, हथेलियों पर दबाव दें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले गर्दन उठाइए, सामने की तरफ गर्दन उठाएं, और अब धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। सिर का मध्यम भाग लगाने की कोशिश करें, कोहनियों के ऊपर हल्का सा दबाव देते हुए पक्षतल का हल्का सा और ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करें। सिर को ज़मीन पर लगा दीजिए जितना संभव है जी। तो यह स्थिति सरल मत्स्य आसन है। धीरे धीरे वापस आए। मान लीजिए इसकी दूसरी वेरिएशन दिखा दीजिए दर्शकों को जिनके लिए इस प्रकार संभव ना हो। अपने हाथों को कानों के पास रखें जिस प्रकार चक्रासन के लिए रखा जाता है। जी, हम शब्द जो बोले हैं चक्रासन, आने वाले आसनों के अंकों में आप देखेंगे चक्रासन को भी और सीखेंगे उसकी बारीकियों को भी। तो आप देखें हाथों को किस प्रकार इन्होंने रखा और किस प्रकार पूर्ण स्थिति को धारण किया। उसके बाद हाथों को जंघा के ऊपर रख सकते हैं या अपने जंघा के पास रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, जिस प्रकार गए उसी प्रकार वापस आ जाएं और विश्राम करें। पैरों में कुछ इंच की दूरी, हाथों को जंघाओं से कुछ इंच की दूरी पर रखें। कंधों के आसपास, सीने के आसपास, नाभि क्षेत्र के आसपास, यानी शरीर के मुख्य भागों पर क्या प्रभाव आ रहा है, श्वास के स्तर में क्या बदलाव आया है, मनोस्थिति कैसी है, क्या मन अभी भी विचारों के रथ पे सवार होकर बाहर की यात्रा कर रहा है, यहाँ धीरे धीरे भीतर की ओर आना शुरू हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को जांचिए और हर प्रश्वास के साथ, हर एक्सहेलेशन के साथ कुछ क्षण शव आसन में अपने आप को शिथिल कराएं। तो आज के अंक में मित्रों आपने कुछ आसनों को हमारे साथ सीखा जिन्हें हम टॉप्सी रवि पोस्चर्स कहते हैं, इन्वर्टेड पोस्चर कहते हैं, विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन और इनका काउंटर पोज सरल मत्स्य आसन। तो आशा करते हैं आपने इनकी बारीकियों को समझा होगा, इनकी सावधानियों को समझा होगा। और जितना अच्छा मुझे महसूस हुआ है जी, इन योगासनों को करते हुए, उम्मीद ये भी करते हैं तमाम हमारे दर्शक हैं जो इन योगासनों का अभ्यास हमारे साथ कर रहे हैं उन्हें भी इतना अच्छा महसूस होगा। लेकिन जो सावधानी ललित जी ने बताई है, धीरे धीरे जो पिछले अंकों में हम इसकी तैयारी वाले आसन बताते जा रहे हैं, उनके बाद ही आप धीरे धीरे परिपक्व होंगे और इन आसनों को ठीक तरह से कर पाएंगे। तो अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो ऊर्जा का संचार जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वो आप भी महसूस करेंगे और योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाकर हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। इसलिए अपनाइए योग और रहिए स्वस्थ। मिलेंगे अगले अंक में। खुशी जीवन का ऐसा फिनोमिना है जिसके इर्द गिर्द मकसदों और ख्वाहिशों का एक जाल सा बुना हुआ है। मजे की बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही बड़ा यथार्थ है। हर मकसद और ख्वाहिश के पीछे भी एक ही तत्व काम करता है, खुशी। कोई ऐसा कर्म, ऐसी इच्छा नहीं जिसके नेपथ्य में खुशी की चाहत ना हो। हम सब जीवन में किसी न किसी अभाव के चलते परेशान हैं। आखिर कैसे मिलती है अभाव में भी खुशी, आइए समझते हैं। मैंने कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि पहले के ज़माने में लोग अभाव में भी खुशियाँ ढूंढ लेते थे और आज का ज़माना है जहाँ खुशियों में भी अभाव है, लोग खुशियों में भी अभाव ढूंढ लेते हैं। मतलब बहुत सीधा है। देखिए, खुशी, हैप्पीनेस कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई दूसरा पैक करके लाएगा और आपके हाथ में थामेगा और तब आप खुश हो जाएंगे। खुश होना, दुखी होना, ये हमारे खुद की सोच पर निर्भर करता है। एक आदमी वो है जो शायद मंथली 10,000 की सैलरी में भी खुश है और एक आदमी वो है 10 लाख कमाने के बाद भी वो ये शिकायत करता रहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास पैसे की बड़ी कमी है। यानी कि
खुशी उस न 10,000 में है न 10 लाख में है, ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। और जो आज के टाइम में आदमी जो दुखी है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पास क्या है वो नहीं देखता है, बजाय क्या नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और जब आदमी क्या नहीं पर फोकस करने लगता है तो उसको अपने सामने हज़ारों लाखों चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि इस दुनिया में पूरा तो कोई नहीं पा सका आज तक। जिस दिन आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि मेरे पास भगवान ने क्या क्या दिया है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मेरा परिवार है, मेरे पास अपना जीविका निर्वाह करने के लिए सुबह शाम का खाना है, रोटी है, तो जिस दिन हम उन चीज़ों को देखने लग जाएंगे, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है उस पर फोकस करें, बजाय क्या नहीं है। अक्सर लोगों का नेचर ऐसा बन जाता है कि मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। एक सुई भी ना मिले तो वो सोने के बराबर लगती है, और सोना मिल भी जाए तो उसकी भी वैल्यू खो देते हैं। सबसे पहली बात, चीज़ों की, रिश्तों की, संबंधों की वैल्यू करना सीखिए, उनकी अहमियत को जानिए। वो अहमियत जिस दिन आप जान लोगे, खुशी आपके चारों ओर आपको बिखरी हुई नज़र आएगी। इसलिए खुशी कहीं बाहर नहीं है, आपके अपने पास है, आपके अपने भीतर है। आप ठान लीजिए हर हाल में खुश रहना है। कहते हैं कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है, पर खुशनसीब वो है जो हर हाल में खुश है। तो हर हाल में खुश रहिए, अपने आप को ठान लीजिए, परिस्थितियाँ कोई भी हो, मुझे हमेशा प्रसन्न रहना है। इसी के साथ हेलो जिंदगी में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात और जिंदगी को मिलकर कहेंगे हेलो। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।